नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम अभी तक अपनी वितान पाठ्य पुस्तिका के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हम अपने तीसरे चैप्टर को रीड करने वाले हैं, तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने जूझ जो हमारा चैप्टर था उसके प्रश्नोत्तर भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अतीत में दबे पांव पढ़ने जा रहे हैं और जिसके लेखक हैं ओम थानवी जी। तो जैसे कि आप पाठ का नाम देख रहे हैं जिसका नाम है अतीत में दबे पांव, तो इसमें हमारी सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ, कैसे हमारी जो सभ्यता है वो परिवर्तित हुई धीरे धीरे, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक यात्रा वृतांत के रूप में, यानी कि इस तरह से यहाँ पर जब ओम थानवी जी जो है यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर इस चैप्टर को कैसे लिखा है, कैसे क्या कुछ उन्होंने जब वो गए इन जगहों पर देखने के लिए तो उन्होंने क्या कुछ देखा और कैसे उन्होंने सभ्यता का विकास देखा, तो वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है अतीत में दबे पांव। तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है अतीत में दबे पांव। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर लेखक परिचय, यानी कि जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है ओम थानवी जी, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो ओम थानवी जी का जन्म 1957 में हुआ था। 1957 में ओम थानवी जी का जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई और इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम किया। ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव भी रहे। 1980 से 1989, 1980 से 1989 तक इन्होंने राजस्थान पत्रिका में काम भी किया। इतवारी पत्रिका के संपादन ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए ये जाने जाते हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में ये स्वयं रंगमंच पर सक्रिय भी रहे। इनकी गहन दिलचस्पी थी साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में। तो जैसे कि आप इनकी दिलचस्पी देख रहे हैं, इनकी दिलचस्पी है वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में। तो इसके लिए इन्होंने काफी सारी यात्राएं की, काफी अलग अलग जगहों पर ये गए और वहां से इन्होंने काफी सारी चीजें भी देखी और सीखी। तो इस तरह से इन्होंने 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट सीएससी की फिलॉसफी पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन करके इसके बारे में विस्तार से लिखा। इनकी पत्रिका में कई पुरस्कार भी मिले इन्हें, जिनमें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रमुख है। इन्होंने दैनिक जनसत्ता के दिल्ली एवं कोलकाता के संस्मरणों का संपादकीय दायित्व भी संभाला। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर जो चैप्टर का हमारा नाम है वो है अतीत में दबे पांव। तो इसका सार हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ का सारांश हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, शुरुआत में ही लेखक, अगर आप पाठ्य पुस्तिका से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से और भी ज्यादा अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। यहाँ पर हम पाठ का सार पढ़ रहे हैं। तो देखिए, लेखक कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी दुनिया में सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि सबसे अच्छा नियोजन, सबसे अच्छे तरीके से यही 2 शहर जो हैं अभी तक मिले हैं, जो एक तरह से पुराने समय में।
तो मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर था। जो मोहनजोदड़ो था ये ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा था और यहाँ खुदाई में भी बड़ी तादाद में इमारतें, धातु और पत्थर की मूर्तियां, चौक पर बने भित्ति चित्रित भोड़े, मोहरें, साजो सामान, खिलौने आदि मिले हैं। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। हड़प्पा के बहुत सारे ऐसे साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए, यानी कि एक तरह से जो हमारा जो विकास हो रहा था, तो इसमें कई जगह ऐसी जगह भी रेल लाइन बनी या कई ऐसी इमारतें बनी या कैसी अलग अलग तरह की चीजों के कारण ये जो साक्ष्य थे हड़प्पा सभ्यता के ये समाप्त हो गए, मिट गए। मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। यह नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये प्राकृतिक नहीं थे। ये जो टीले थे ये जो मोहनजोदड़ो की यहाँ पर बात की जा रही है, ये सभ्यता का केंद्र था। एक तरह से सभ्यता का केंद्र इसको माना गया और ये 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और इसकी आबादी के लिए बताया जाता है कि इसकी आबादी जो है वो लगभग 50,000 थी और यहाँ नगर जो है छोटे मोटे टीलों पर बना हुआ था और ये प्राकृतिक टीले नहीं थे, यानी कि लोगों के द्वारा ही बनाए गए टीले थे। कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को नीचे से ऊंचा उठाया गया था और इस शहर की गलियों में अब भी घूमा जा सकता था, यानी कि जो शहर की गलियां थी, सड़कें थी, वो इस तरह की थी कि वहां पर अब भी घूमा जा सकता था। यहाँ का जो सामान था वो अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो अभी तक चीजें मिली हैं, जो अभी तक साक्ष्य जो यहाँ के मिले हैं वो अजायब घर यानी कि जो पुरातत्व विभाग के जो म्यूजियम्स होते हैं उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, उनकी म्यूजियम्स में वो लगा दिए गए हैं। परंतु आज भी शहर वही है। इस शहर की गलियां, मकान, चबूतरे, खिड़कियां, रसोई, सड़कें और सुंदर नगर नियोजन की ये कहानी कहते हैं, यानी कि उस समय पर भी कितने अच्छे तरीके से जो इस शहर के मकान जो अभी दिखाई देते हैं, ऊंचे चबूतरे जो दिखाई देते हैं, मकानों पर बनी खिड़कियां जो दिखाई देती हैं, साथ ही रसोई जो दिखाई देती है या इनकी गलियां या इनके सड़कें जो हैं, वो उस समय के सुंदर नगर नियोजन की कहानी को कहते हैं कि उस समय कितने परफेक्ट तरीके से उस समय के लोगों ने, आज अपने आप को हम पढ़ा लिखा, विकसित, विकासशील कहते हैं, लेकिन उस समय की जो नगर नियोजन की कहानी जो इस पाठ में बताई गई है, आप देखेंगे कि कई चीजें यहाँ पर किस तरह से, वहां पर जो स्नानघर होते थे, नालियों की निकासी किस तरह से की जाती थी और कैसे वहां पर लोग अपने चीजें, मतलब एक तरह से अलग अलग तरह से चीजों को यूज किया करते थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मोहनजोदड़ो के जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की तो उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के निशान मिले। जब 1922 में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की तो उन्हें यहाँ पर बहुत पुराने ईसा पूर्व के, यानी कि कई साल पहले के जो है निशान यहाँ पर उन्हें मिले। आगे लेखक कहते हैं, तत्कालीन भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ, यानी कि उस समय पर जो भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उनके निर्देश पर ये खुदाई का व्यापक अभियान जो है ये शुरू हुआ और भारत की
भारत दुनिया की प्राचीन लेखक भारत दुनिया के जो प्राचीन लेखक हैं सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचा और इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया, यानी कि इसको नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया। सर्दी के मौसम में भी धूप घुमाएं तो तस्वीर के रंग उड़े हुए प्रतीत होते हैं। अगर धूप में घुमाएं तो इस तस्वीर के रंग उड़े हुए प्रतीत होते हैं। स्तूप पहले वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। जो ये स्तूप था इसके पहले वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। और दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें हैं, सभा भवन है, ज्ञानशाला है, कोठार है और केवल अनुष्ठानिक महाकुंड, जो अनुष्ठानिक महाकुंड इसमें है वो अपने मूल स्वरूप में बचे हुए हैं। शेष इमारतें अब उजड़ चुकी है। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन बेमिसाल है, यानी कि उस समय पर जो नगर नियोजन किया गया था, जो नगर तरीके से जो बसाया गया था कि जैसे अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से उसमें रखा गया था कि जो प्रशासनिक इमारतें हैं, जो सभा भवन है, ज्ञानशाला है, कोठार है, इन सबको एक तरह से अलग रखा गया था और जो अनुष्ठान के लिए जो महाकुंड बने थे उनको अलग तरीके से रखा गया था और अलग अलग तरह से इन सब चीजों को बनाया गया था। अधिकांश सड़कें सीधी या आड़ी हैं। जो सड़कें थी उस समय की भी वो अधिकांश सीधी या थोड़ा सा आड़ी थी। इन्हें वास्तुकार ग्रिल्ड प्लान कहते हैं। आजकल की सेक्टर माका कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन मिलता है, परंतु वह रहन सहन को नीरस बनाता है। ब्राजील या चंडीगढ़ या इस्लामाबाद डिग्री शैली के शहर हैं, परंतु उनमें स्वयं विकसने की क्षमता नहीं है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि चबूतरे के गढ़, जो चबूतरा होता था उसमें सामने की तरफ जो होता था उसे गढ़ कहा जाता था। हमने शुरुआत में ही पढ़ा। तो ठीक सामने उच्च वर्ग की एक बस्ती, जो वो गढ़ होता था उसमें ठीक सामने उच्च वर्ग की एक बस्ती होती थी और उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु, उसके ठीक 5 किलोमीटर दूर में जो है वो सिंधु बहती थी, सिंधु नदी बहती थी। दक्षिण में टूटे घर कामगारों के हैं। लेखक प्रश्न करता है, निम्न वर्ग का अस्तित्व था या नहीं? शायद उनके घर कमजोर रहे जो समय के अनुसार नष्ट हो गए। यानी कि जो गढ़ था उस गढ़ के शुरुआती हिस्से में उच्च वर्ग के लोगों के घर थे जो अभी भी बहुत अच्छे से एक तरह से सुरक्षित हैं और दक्षिण में जो कामगार थे, यानी कि तो लेखक कहते हैं कि उनका अस्तित्व भी था या नहीं, और अगर उनका अस्तित्व था तो शायद उनके घर उस समय पर कमजोर रहे होंगे जो समय के अनुसार नष्ट हो गए, यानी कि टाइम के साथ वो समाप्त हो गए। अब टीले के पास एक महाकुंड है, इसका नाम देव मार्ग रखा गया है। टीले के ठीक सामने एक महाकुंड था जिसका नाम देव मार्ग रखा गया था और ये सामूहिक स्नान के काम आता था। ये सामूहिक स्नान के लिए यूज होता था। ये 40 फुट और 20 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा था, यानी कि 40 और एक तरफ से 40 और एक तरफ से 25 फुट चौड़ा था, 7 फुट गहरा था और इसके उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां उतरती थी। इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती थी। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष थे और उत्तर में 2 पांत में 8 स्नान घर थे। इनमें किसी का दरवाजा सामने को नहीं खुलता था। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंट से हुआ है। पानी का रिसाव रोकने तथा गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के तल व दीवारों पर चूने की चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया है। तो देखिए उस समय पर भी काफी अच्छे से
यहाँ पर कुंड का निर्माण किया गया था। कुंड से गंदे पानी के निकासी के लिए काफी अच्छे तरीके से पानी का एक तरह से नालों का निर्माण किया गया था, निकासी का निर्माण किया गया था, और गंदा पानी जो है वो अंदर ना आ पाए और साफ पानी जो है वो बाहर ना रिस पाए, उसके लिए कुंड की दीवारों में चूने और चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया था। और एक तरफ पानी का कुआं है, कुएं से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। ये पक्की बनी हुई है तथा ईंटों से ढकी हुई भी है। जल निकासी की ऐसी सुव्यवस्थित बंदोबस्त लेखक कहते हैं कि इससे पहले इतिहास में कहीं नहीं मिलता। जैसा मोहनजोदड़ो में जल निकासी का ये प्रबंध यहाँ पर किया गया था, ऐसा किसी भी अन्य जगह पर उनको, किसी भी अन्य सभ्यता में उनको या इतिहास में इससे पहले उन्होंने कहीं पर भी नहीं देखा। और लेखक यहाँ पर बताते हैं कि कुंड के दोनों तरफ विशाल कोठर हैं, विशाल कोठर हैं, और शायद यहाँ कर के रूप में हासिल अनाज को जमा किया जाता था। इसी कुंड के दूसरी तरफ दो बहुत बड़ी बड़ी कोठरियां हैं, विशाल कोठरियां हैं, और ये शायद जो कर के रूप में पहले होता था ना, आपने देखा होगा लगान लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, तो कर के रूप में लोग अपने जो अनाज होता था खेतों में, उसको दिया करते थे। तो शायद इन कक्षों में जो कर के रूप में हासिल अनाज या जमा किया गया अनाज है, उसको रखा जाता है। अब यहाँ पर आगे लेखक बताते हैं कि यहाँ 9 चौकियों के 3 कतारें हैं, 9 चौकियों की 3 कतारें हैं, तथा उत्तर की एक गली में बैलगाड़ी के प्रयोग के साक्ष्य भी मिलते हैं। देखिए, जब यहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो उत्तर की जो गली है, वहां पर बैलगाड़ियों के प्रयोग के, यानी कि ऐसा लगता है कि बैलगाड़ी का प्रयोग भी शायद उस समय पर होता था। तो उसके कई ऐसे साक्ष्य हैं, कई ऐसे सबूत हैं जो मिले हैं, और शायद ये जो बैलगाड़ियां थी ये माल ढुलाई करती होंगी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान की ढुलाई करती होंगी। सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उस समय पर व्यापार के साथ साथ शायद उन्नत खेती यानी कि एक बहुत अच्छी खेती भी यहाँ पर होती थी। और अब इसे खेतीहर एवं पशुपालक सभ्यता भी माना जाता है। जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसको खेतीहर और पशुपालक सभ्यता भी माना जाता है। देखिए, आपने अपनी जो हिस्ट्री की, इतिहास की जो आपकी पुस्तक होगी उसमें, या आपकी जो जियोग्राफी की, आपकी भूगोल की जो पाठ्य पुस्तिका होगी, उसमें आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। और अगर नहीं पढ़ी हैं तो आगे आप पढ़ेंगे ये सारी चीजें, किस तरह से मानव सभ्यता का विकास हुआ और किस तरह से मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ, और क्या क्या चीजें इन तीनों सभ्यताओं में थी। तो यहाँ पर सबसे पहले उस समय पता चलता है कि यहाँ पर तांबे की बहुतायत थी। जब इस तरह की खोज की गई तो पता चला कि यहाँ पर तांबे की बहुतायत थी, यानी कि तांबा बहुत अधिक मात्रा में था, परंतु लोहा नहीं था। तांबा बहुत अधिक मात्रा में था परंतु लोहा नहीं था। पत्थर सिंध से और तांबा राजस्थान से मिलता था। उस समय पर पत्थर जो है सिंध से मिलता था और तांबा जो है वो राजस्थान से मिलता था। इनके जो उपकरण होते थे वो खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने की उपज के सबूत भी यहाँ पर मिले हैं, यानी कि उस समय पर कपास, गेहूं, जौ, सरसों व चने की जो उपज होती थी उसके सबूत भी मिले हैं। यहाँ पर कपास, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की खेती भी होती थी। देखिए, इतनी सारी चीजों की खेती उस समय पर होती थी, तो शायद इसीलिए सिंधु घाटी काल जो था उसको व्यापार के साथ साथ उन्नत खेती की सभ्यता भी वहां पर कहा गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें
एक तरह से कितनी सारी चीजों की सबसे पहले जो मेन चीजें जो यहाँ पर हैं, जैसे कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने और इसके साथ साथ बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब की खेती वहां पर होती थी। और यहाँ से ही दुनिया को सबसे पुराना यानी कि सूती कपड़े का, कॉटन कपड़े का यहाँ पर सबसे पुराना नमूना जो है यहीं से प्राप्त हुआ। कि कैसे देखिए कॉटन के कपड़े का, सूती कपड़े का जो सबसे पुराना जो है नमूना वो यहीं से प्राप्त हुआ। और इससे हमें पता चलता है कि एक तो यहाँ से प्राप्त हुआ और दूसरा जो सूती कपड़ा जो है वो 3000 ईसा पूर्व का है, जो कि जॉर्डन में मिला था। और मोहनजोदड़ो में तो कपड़ों की रंगाई भी होती थी। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी, यहाँ पर तो जो भी जिस भी तरह के कपड़े होते थे उनकी रंगाई भी होती थी। और साथ ही ऊन और लिनन का ऊन और लिनन का आयात सुमेर से होता था। सुमेर से ऊन और लिनन खरीदे जाते थे। महाकुंड के उत्तर पूर्व में जो महाकुंड था इस सभ्यता का, उसमें उत्तर पूर्व में लंबी इमारतों के अवशेष भी मिले हैं। इनके उत्तर पूर्व में कुछ ऐसी लंबी इमारतों के अवशेष भी मिले हैं। इसके बीच में एक बहुत ही बड़ा खुला दालान था है और 3 तरफ बरामदे हैं। तो इसे कॉलेज ऑफ प्रिस्टस माना जाता है। इसे कॉलेज ऑफ प्रिस्टस माना जाता है। ये लंबी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी लंबी इमारतों के यहाँ पर सबूत मिले और बीच में बहुत खुला बड़ा दालान यानी कि और तीनों तरफ उसके बरामदे, और इसे कॉलेज ऑफ प्रिस्टस माना जाता है। दक्षिण में यहाँ पर एक 20 खंभों वाला एक हॉल था। 20 खंभों वाला एक हॉल है जो शायद इस राज्य का यानी कि इस पूरे एरिया का सचिवालय या सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। क्योंकि ऐसी जगहों के सबूत जो है वो पूरी सभ्यता में नहीं मिले, केवल एक जगह पे मिले। तो शायद ये उनका सभागार, सभा भवन, सचिवालय या उनका सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी के भीतर नीचा नगर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था। जब खुदाई की प्रक्रिया हुई तो उसमें टीलों का आकार जो है वो घट गया था। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। जो पूरब साइड की बस्ती थी वो रईसों की बस्ती थी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े घर थे, जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया। चौड़ी सड़कें थी और कुएं भी बहुत ज्यादा थे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं यानी कि जो एक तरह से पुरातत्व विज्ञानी होते हैं, जो इन पुरानी चीजों को की खोज करते हैं, इन्हें निकालते हैं, इन्हें ढूंढते हैं। तो पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम डीके रचा गया है। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण था। यानी कि जो मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों की खुदाई को डीके रखा गया है उसका नाम। तो इस डीके क्षेत्र जो था खंडहरों का यानी कि जो क्षेत्र था, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि शहर की जो मुख्य सड़क है, यानी कि खुदाई के दौरान वहां पर पता चला कि शहर की जो सबसे मुख्य सड़क है, मेन सड़क जो है वो यहीं पर है। और यह बहुत ही लंबी सड़क है, करीब 33 फुट चौड़ी है। यानी कि 33 फीट चौड़ी ये सड़क थी और इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियां आ या जा सकती थी। यानी कि जिस तरह से ये सड़क चौड़ी थी तो यहाँ पर ऐसे इस तरफ से भी बैलगाड़ी आ जा सकती थी और इस तरफ से भी आ जा सकती थी। इसकी चौड़ाई जो थी वो लगभग 33 फीट चौड़ी थी। तो काफी अच्छे से यहाँ पर एक तरह से इस शहर को बसाया गया था। और ये जो सड़क उस टाइम पे बनाई गई थी, ये सड़क पूरी
तरीके से बाजार तक पहुंचती थी, यानी कि इसे मेन सड़क कहा जा सकता था और ये बाजार तक पहुंचती थी। और इस सड़क के दोनों ओर, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, दोनों ओर जो थे अलग अलग इस तरह से घर बने हुए थे, मकान बने हुए थे। शहर सड़क जो मेन रोड थी उसके दोनों तरफ काफी ज्यादा मकान बने हुए थे। और दूसरी बात, सड़क बाजार तक पहुंचती थी और सड़क के दोनों ओर घर हैं और सड़क की तरफ कोई दरवाजा नहीं है, यानी कि जो घर थे उनके जो दरवाजे थे, अक्सर हमारा क्या होता है, जब भी हमारा घर होता है उसमें जो हमारा दरवाजा होता है वो अक्सर जो है सड़क की तरफ होता है, यानी कि दरवाजे का मुंह जो होता है वो सड़क की तरफ होता है। लेकिन यहाँ पर दरवाजे का जो घर था वो सड़क की तरफ नहीं था, दरवाजा सड़क की तरफ नहीं था। काबूजिए ने भी चंडीगढ़ में इसी शैली का प्रयोग किया था। जो काबूजिए थे उन्होंने चंडीगढ़ में इसी शैली का प्रयोग किया, यानी कि वहां पर जो कोई भी घर होते हैं उनका जो मुंह होता है वो सड़क की तरफ ना होकर पीछे की तरफ होता है। सड़क के दोनों ओर दोनों तरफ ढकी हुई नालियां थी। हर घर में एक स्नानघर है और नालियां घर का पानी हौद तक ले जाती हैं। और यानी कि हर घर में जब स्नानघर है तो जाहिर सी बात है कि हर घर से एक नाली निकलती होगी और वो नाली जो है बड़ी नाली में मिलती है और वो बड़ी नाली जो है वो जाकर हौद तक, सारा पानी जो है हौद तक लेकर आती है तथा फिर वो नालियों के जाल से जुड़ जाती है। और उसके बाद वहां से नालियों का जो है, शहर की पूरी जो बड़ी बड़ी नालियां हैं उनका जाल जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि ज्यादातर नालियां जो थी ऊपर से ढकी हुई थी, यानी कि काफी अच्छे से इन्होंने यहाँ पर मैनेज किया हुआ था पूरे शहर को पूरे अच्छे तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पर इसको बहुत ही ज्यादा, एक तरह से इस सभ्यता को बहुत ही ज्यादा अच्छी सभ्यता माना गया कि यहीं से सारी चीजें विकसित हुई। बस्ती के भीतर सड़कें 9 से 12 फुट चौड़ी थी। जो बस्ती थी, यानी कि जहां पर लोग काफी ज्यादा मात्रा में रहते थे, वहां की जो सड़कें थी वो 9 से 12 फुट तक चौड़ी थी। और बस्ती के कुएं पकी हुई एक आकार की ईंटों से बने हुए थे। बस्ती में जो कुएं बने थे वो पकी हुई ईंटों के, आपने देखा होगा ईंटें किससे बनती हैं, ईंटों के की जो मिट्टी होती है उसको पहले पकाया जाता है और उस भट्टी में, उसके बाद फिर उससे उस डिजाइन देकर वो ईंटें बनाई जाती हैं। तो बिल्कुल बस्ती की जो कुआं था वहां वो भी पकी हुई ईंटों के आकार से बना था। और लगभग यहाँ पर पूरी सभ्यता में 700 कुएं पाए गए। देखिए ये जो आपका शब्द यहाँ पर दिया गया है ना कि जल संस्कृति की सभ्यता, अभी जब आप पढ़ेंगे, जब आपको प्रश्न दिखेगा कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो को जल संस्कृति की सभ्यता क्यों कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को जल संस्कृति की सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो देखिए क्योंकि यहाँ पर लगभग 700 कुएं पाए गए थे और जल संरक्षण से लेकर जल के निकास से लेकर जल के अलग अलग तरीके से जल को रखने से लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तरह से लोग अवेयर थे, अलग अलग तरह से बहुत अच्छे उन्होंने तरकीबें निकाली थी। तो इसीलिए इसको जल संस्कृति की, जल संरक्षण की सभ्यता भी कहा जाता है। डीकेजी हलक के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। डीकेजी यानी कि जो हल्के घरों की, डीकेजी यानी कि हल्के घरों की जो दीवारें हैं वो ऊंची है, मोटी हैं और शायद यहाँ 2 मंजिले मकान भी होंगे और शायद यहाँ पर पहले 2 मंजिले मकान भी रहे होंगे। और ये सारे मकान पकी हुई ईंटों से बने थे। ये सारे मकान जो थे ये पकी हुई ईंटों से बने थे और ईंटें भी एक ही आकार की थी, 1:2:4 के अनुपात की, यानी कि ईंटें सभी पकी हुई मिट्टी से बनी थी
और साथ ही ईंटों का जो आकार था वो बिल्कुल एक बराबर था, यानी कि सारी ईंटों का अनुपात जो था, साइज जो था, वो बिल्कुल एक ही था। यहाँ घरों में केवल प्रवेश द्वार है, यानी कि इन घरों में केवल और केवल प्रवेश द्वार है, खिड़कियां नहीं है। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं और घर छोटे बड़े हैं, यानी कि यहाँ के जो घर हैं छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन जो छोटे घर हैं उनमें खिड़कियां नहीं हैं। और जो बड़े घर हैं उन बड़े घरों में आंगन के चारों तरफ बने कमरों में बीच में आंगन है और उनके जो चारों तरफ कमरे बने हुए हैं उनमें खिड़कियां हैं। और साथ ही यहाँ पर जितने भी घर हैं सब एक ही कतार में हैं। अधिकतर का आकार 30 गुना 30 फुट का है। अधिकतर जो घर हैं उनके आकार 30 गुना 30 फुट का है, यानी कि 30 जैसे हम कहते हैं ना 10 बाई 10, तो ऐसे जो ये घर हैं इनके ज्यादातर घरों का आकार जो है वो 30 बाई 30 का है, यानी कि 30 बाई 30 का यहाँ का घरों का आकार है। और अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जैसे कुछ इनसे काफी बड़े भी हैं, कुछ 30 बाई 30 के हैं और कुछ तो इनसे काफी ज्यादा बड़े हैं और सबकी वास्तु शैली एक जैसी लगती है, जैसा कि सबके अंदर जो डिजाइन है, सबकी जो वास्तु शैली है वो बिल्कुल एक जैसी लगती है। डी के बी सी हल्के से एक एक घर डी के सबकी वास्तु एक सी लगती है। डी के बी सी हल्के से एक घर से दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति मिली है, यानी कि याजक नरेश जो है उनकी एक मूर्ति मिली है। एचआर हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल भी मिले हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी इसी हल्के के छोटे घर से मिली है। यहीं पर एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। गढ़ी के पीछे वीएस हिस्से में रंग रेंज का कारखाना है, यानी कि जो कपड़ों की रंगाई करता है, और जहां जमीन में ईंटों के गोल गट्ठे उभरे हुए हैं। एक तरह से ईंटों के गोल गट्ठे भी यहाँ पर उभरे हुए हैं। और साथ ही 2 कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान है। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो पूरी नगर सभ्यता है, जो पूरी सभ्यता है उसको यहाँ पर बनाया गया है। पूरी सभ्यता का यहाँ पर एक तरह से किस तरह से आप देख सकते हैं, किस तरह से घर आप देख सकते हैं, वहाँ की सड़कें, वहाँ के एक तरह से यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया हल्के से एक एक घर से दाढ़ी वाले याजक नरेश की एक मूर्ति मिली है और साथ ही बड़े घर से कुछ कंकाल भी मिले हैं। और जो यहाँ की प्रसिद्ध नर्तकी शायद रही होगी, नर्तकी शिल्प भी इसी हल्के छोटे घर से मिली है। और साथ ही एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना केंद्र माना जाता है। और दूसरा गढ़ी के पीछे वीएस हिस्से में रंगरेज का कारखाना है, या रंगरेज यानी कि जो कपड़ों की रंगाई करता है। और जमीन ईंटों में गोल गट्ठे उभरे हुए हैं जो 2 कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान हैं और इन मकानों में सब में 2-2 कमरे भी हैं। ये कर्मचारियों के या कामगारों के घर रहे होंगे, यानी कि जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर जिस तरह से बताया गया है कि ये उपासक हैं या बड़े घर हैं, तो यहाँ पर जो कामगार हैं, जो छोटे घर हैं, वो शायद यहाँ के कामगारों के घर रहे होंगे। और मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर केवल जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, यहाँ पर केवल और केवल कुओं को छोड़कर अन्य जो सभी जो वस्तुएं हैं वो चौकोर और आयताकार हैं, केवल कुओं को छोड़कर। यानी कि कुएं कैसे हैं, वो गोल हैं और बाकी सारी जो चीजें हैं वो कैसी हैं, वो चौकोर या फिर आयताकार हैं।
तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर काफी कुछ चीजें देख ली हैं। यहाँ पर मोहनजोदड़ो और जो आपकी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में, और आगे भी, और सिंधु घाटी की सभ्यता, और आगे भी हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो काफी सारी चीजें अभी हम और पढ़ने वाले हैं। तो साथ ही इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि पाठ आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत सारी जानकारियों के साथ भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस चैप्टर को एक बार आप जरूर घर पर अपनी पाठ्य पुस्तिका वितान से एक बार रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और जब हम नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, और साथ ही आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारा बच्चों का इंटरेस्ट भी होता है इन सभी चीजों में, पुरातत्व विज्ञान से जुड़ी चीजों में, या एक तरह से जो खोजबीन करने वाली। तो अगर आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है और काफी चीजें सिखाने वाला हमारा ये चैप्टर है। तो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।